हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग यूनिट 3 रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के जो खास पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसको हम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपकी तैयारी है, लेकिन कुछ तैयारी मेरे तरफ से आपके सहयोगात्मक रूप से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया का वेग कभी-कभी पूछ लेता है, तो सबको याद होगा कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि उसको मैथमेटिकली दिखाना होता है तो क्या दिखाते हैं? यदि हम रिएक्टेंट को आर से, प्रोडक्ट को पी से, तो चेंज के लिए डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। आर है रिएक्टेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताता है? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को। तो सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, ये डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल। और यदि रिएक्टेंट लिख रहे हैं तो माइनस और प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो प्लस, तो चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग, सबको पता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आने की संभावना क्या है? अच्छा, इसका इकाई पूछ लेता है। वेग का इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वेग स्थिरांक फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट के लिए वहां पर वेग स्थिरांक का इकाई, ठीक है। और यहाँ पर रेट, वेग का इकाई, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर वेग में क्या लिखा गया है? सांद्रता परिवर्तन। तो सांद्रता के लिए क्या लिखते हैं? मोल, ठीक है। मोल में ई छोड़ देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं तो मोल पर लीटर। और यहाँ नीचे क्या है? टाइम, टाइम के लिए टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो गया? वेग का इकाई, अभिक्रिया का वेग की इकाई, वेग स्थिरांक नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? पहला क्वेश्चन हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा उसको ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आपको कुछ रिएक्शंस दिया रहेगा उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या गुणांक के रूप में। जैसे मैंने लिखा है 5a + 2b गिव्स अस 3c + 4d, यानी ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है। तो इसको कहेगा कि वेग यानी अवकलित वेग समीकरण के रूप में प्रदर्शित करिए। अभिकारक और उत्पाद दोनों साथ साथ हो, तब के लिए आपको दिखाना होगा वेग। dx/dt का मतलब है अवकलित वेग समीकरण है, ठीक है, जिसमें वेग मैं फिर से बोल दूं, वेग दिखाना है। वेग स्थिरांक के इसमें सम्मिलित नहीं है, केवल वेग को एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद को दिखाने के लिए अभिक्रिया के वेग के रूप में दिखाना है। सिंपल सा वेग, समाकलित या अवकलित नहीं। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। समाकलित वेग वेग समीकरण होता है, अवकलित वेग समीकरण होता है। यहां पर वेग समीकरण है सिर्फ अभिकारक और उत्पाद को दिखाने के लिए। तो कैसे दिखाएंगे? dx/dt इक्वल टू, हाँ, यदि अभिकारक लेते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है, तो साइन माइनस क्या बताता है? घटने का। अच्छा, जो गुणांक है वो नीचे चला जाएगा, 1/5। यहाँ देखिए 2 है तो 1/2, और यदि प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो प्लस प्लस, और जो गुणांक है उसके ठीक नीचे चला जाएगा डिवाइड की टर्म में, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, ये हो गया दूसरे तरीके से। यदि इसमें से किसी की सांद्रता आपको दिया हो, जैसे मान लीजिए आपका ए दे दिया हो और आपका डी पूछा हो, ठीक है, कि ए के डिसअपीयर यानी प्रयुक्त होने की दर इतना है, कुछ भी दे दे उसकी मात्रा, ए की सांद्रता कुछ दे दे, ठीक है, कुछ भी दे दे एक्स वाई जेड, और आपसे पूछ लिया कि बी कितना तेजी से बनेगा, तो आप सीधे इसको लेंगे और इसको सीधे सीधे बराबर करके बीच वाले को क्या कर देंगे? मिटा देंगे, ठीक है, बराबर सीधे कर लेंगे। इसका मान दिया है 5 है, और अ, इसके डिसअपीयर होने की दर दे दिया है। हालांकि पूरे ए अपॉन डी टी का मान दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से किसका निकालेंगे? अपियरनेस ऑफ डी, यानी कितना डी बन रहा है, कितनी तेजी के साथ, उसको आप बता सकते हैं डायरेक्ट तुलना करके, ठीक है। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो गया। तीसरे तरीके से क्वेश्चन क्या आता है? तीसरे तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकता है? अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसको कैसे, यदि वेग समीकरण दिया है तो कैसे दिखाएंगे? आता भी एक नंबर का सवाल, बहुत ही सरल तरीके से। तो मान लो आपके लिए कोई रिएक्शन दे दिया है, a+b दिया है, उत्पाद बन रहा है। अब आपका वेग समीकरण दिया है, ये क्या है? वेग समीकरण दिया है, ठीक है। वेग समीकरण कैसे लिखा हुआ है? dx/dt, या इसके बजाय केवल वेग लिखा हो, ठीक है। तो क्या लिखा है? k a पावर, ठीक है, अल्फा और b पावर बीटा। ये तो जनरल चीज हो गया। तो वेग कोटि क्या होता है? ये मैं समरी बता रहा हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ। कोटि कैसे निकालेंगे? जो अभिकारकों के घातांक होगा उसका सम, तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस कंसेप्ट पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया है H2 + Br2 गिव्स अस 2HBr, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहे हैं। तो उसका वेग समीकरण यदि दिया हुआ है इस तरह से कि वेग बराबर k, H2 का सांद्रता Br2 की सांद्रता के पावर में 1/2 है। तो कोटि कैसे निकालेंगे? इसके सांद्रता का घातांक का कितना है नंबर, और दूसरे अभिकारक की सांद्रता का घातांक कितना है, दोनों सांद्रताओं के घातांक को जोड़ देना है। वही क्या है? अभिक्रिया कोटि है। कब? वेग समीकरण में इसको रेट ला बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 1, इसके पावर कितना है? 1, और बीटा के पावर के बराबर कितना है? 1/2। तो टोटल कितना आ गया? 1 सही 1/2, यानी 1.5। ऐसे भी बोल सकते हैं 1.5 क्या आ गया? इसका कोटि आ गया। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 सही 1/2 कर लीजिए, या 0.5 देख लीजिए नीचे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कोटि, वेग समीकरण देकर कोटि पूछ ले। और कोटि और आणविकता में अंतर सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद हो गया, तो उसको मैं नहीं जाता हूँ। जिससे संभावना और बन सकता है उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा देखते हैं।
सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, कभी कभी पूछ सकता है कि समाकलित वेग समीकरण लिखिए nth ऑर्डर, nth ऑर्डर मतलब nवें ऑर्डर के लिए, चाहे शून्य कोटि हो प्रथम कोटि हो। तो शून्य कोटि के लिए जो अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं के बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता टी समय पर बचा हुआ सांद्रता बटे टी। ठीक है, प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग नेचुरल लॉग है, सॉरी नेचुरल नहीं, प्राकृतिक लॉग में ln होता है, उसको लॉगरिथम बेस 10 आधार में 10 है उसके रूप में लिखने पर ये आया वैल्यू। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता बटे टी समय पर सांद्रता, ये आर नॉट लिखने का मतलब प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की, आर क्या है टी समय पर शेष सांद्रता। ठीक है, अब उसका अर्धायु और के बीच रिलेशन भी पूछता है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायु काल के बीच संबंध अक्सर पूछा है, तो इसको समझ लीजिए। तो शून्य कोटि के अर्धायु जो होता है और उसके वेग स्थिरांक में संबंध क्या है, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, आर नॉट अपॉन 2k। यदि आर नॉट पता है और के पता है तो टी हाफ निकल जाएगा, दो चीज पता है तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, और यदि प्रथम कोटि का है तो टी हाफ बराबर 0.0693 अपॉन के। यहाँ पर कोई प्रारंभिक सांद्रता का रिलेशन नहीं है, तो मैं इसका रिलेशन बता दूं कि अर्धायु काल टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए या द्वितीय कोटि के लिए, किसी भी कोटि के लिए आप रिलेशन बता सकते हैं। कौन से फार्मूले से, कुछ इस तरह से रिलेशन बता दें। हाँ, आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका केवल एग्जांपल पूछता है, और वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को ही, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, देखने में द्वितीय लगता है लेकिन एक्चुअली फर्स्ट होता है। तो जिसको आप झूठा या आभासी एक अणु की कोटि मान का अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जनरल रिलेशन भी बताने जा रहा हूँ किसी भी ऑर्डर के लिए टी हाफ और के बीच, के नहीं, प्रारंभिक सांद्रता के बीच संबंध के लिए। तो क्या संबंध है, क्या जनरल फॉर्म है, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो टी हाफ है प्राइमरी सांद्रता का क्या है, समानुपाती है। यहाँ पर प्राइमरी सांद्रता है ही नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर लिखिए या ए नॉट, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता पावर में n-1। ठीक है, ये जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया। अब इसकी सहायता से आप किसी भी ऑर्डर के लिए, जहां n क्या है, किसी nth ऑर्डर है यानी कोटि है, जीरो कोटि का है, तो देखिए टी हाफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर नॉट, n की जगह क्या रखेंगे, 0-1, तो यहाँ पर आएगा क्या, पावर में कितना बचेगा, -1, तो -1 बचेगा, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल -1 बचा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आर नॉट। ठीक है, यदि कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं तब, यदि कांस्टेंट लगा देंगे तो ये यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, 2k हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जीरो कोटि के लिए हुआ। यदि प्रथम कोटि के लिए लिखना है तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या बचेगा, 0, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर नॉट। ठीक है, यहाँ पर नॉट है प्रारंभिक सांद्रता के लिए, यहाँ पे बचा क्या है, 0, तो 0 जिसके सर पर बम है यानी 0 है, उसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/1, तो कोई प्रारंभिक सांद्रता यहाँ है नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि प्रथम कोटि की अर्ध आयु काल, अर्धायु कहिए या अर्धकाल कहिए, अर्धायु काल पूरा नाम है, हाफ लाइफ, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी स्वतंत्र रहता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि प्रथम कोटि की अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में देख रहे हैं ए नॉट या आर नॉट है नहीं है, इसलिए इसको बात को याद रखना है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, द्वितीय कोटि के लिए निकालना हो तो यहाँ n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। किसी भी ऑर्डर के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, 2-1, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 बचेगा मतलब, तो टी हाफ किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है द्वितीय कोटि के लिए। क्लियर है, चलिए 3 तरह से आपने जान गए, इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी ऑर्डर के लिए अर्धायु काल टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच संबंध बता सकते हैं कि समानुपाती है, कि निर्भर नहीं करता, कि व्युत्क्रमानुपाती है, तीनों हो गया। चलिए अब उसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण और स्यूडो कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु एग्जाम्पल पूछता है, तो धातु के पृष्ठ पर गैसों का अपघटन होना क्या है, शून्य कोटि का। ठीक है, जैसे एक मिनट दिखा देते हैं आपको, जैसे ये देखिए, मान लीजिए अमोनिया NH3, ये प्लेटिनम या गोल्ड के सरफेस पर, पृष्ठ पर किसमें टूट जाता है, H2 और N2 में, बैलेंस आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये टूटना यानी धातु के पृष्ठ पर इसका अपघटन क्या कहलाता है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा आप मान लीजिए H2 प्लस HI का टूटना, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड के सरफेस पर H2 और I2 में टूटना, HI गैस टूट रहा है H2 और I2 में, यानी धातु के पृष्ठ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के उदाहरण में कुछ याद रखिए आप, प्रथम कोटि के लिए ये क्या था, शून्य कोटि। प्रथम कोटि के लिए क्या एग्जाम्पल रखेंगे, H2O2 किस में टूट जाता है, पानी में और ऑक्सीजन में, ये प्रथम कोटि का बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके, नाभिकीय जो परिवर्तन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसे रेडियो धर्मी भी पदार्थ करते हैं, जैसे यूरेनियम है 92-238, ये इसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, तो ये बन गया मान लीजिए बेरियम बन गया, ठीक है, और क्रिप्टन बन गया, कुछ और बन गया, मान लीजिए इसमें से अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा गामा, यानी हम इसमें से यूरेनियम में से 2 निकल गया, थोरियम बन गया, अल्फा निकला है। अल्फा मतलब हीलियम के बराबर 90 234 प्लस 2He4। तो इसमें से क्या निकला है? अल्फा। अल्फा किसके बराबर होता है? हीलियम के नाभिक के बराबर। तो ये डीके, यूरेनियम का डीके भी क्या हो गया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव डीके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है। शून्य कोटि के लिए धातु के पृष्ठ पर अपघटन जनरली सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ इतर भी मतलब अलग भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, याद रखिए एस्टर। एस्टर क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, C2H5 ये क्या है? एथिल एथेनोएट है। ये क्षारीय माध्यम में बेस की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH प्लस एस्टिक प्रोपेनोइक एसिड और एथेनॉल CH3 CH2OH। तो ये क्या बन गया? पहले यदि ये NaOH है तो यहाँ पर साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट Na। तो ये साल्ट और ये क्या है? एल्कोहल। तो साल्ट और एल्कोहल मिलेगा। ये क्या है? इस प्रक्रिया को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, क्योंकि यही प्रोसेस साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन क्या है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण है। और यही अम्लीय माध्यम, यदि यहाँ OH की जगह पर क्या हो जाए? H+, अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगा? स्यूडो यानी आभासी एक अणु का हो जाएगा। आभासी एक अणु कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि देखने में 2 लगता है। यहाँ पर पानी छूट गया क्या? यहाँ पर प्लस H2O कर देते हैं, ठीक है। बेस में भी पानी रहेगा, एसिड में भी पानी रहेगा। यहाँ पर एसिडिक मीडियम में H+ लिखते हैं, बेसिक मीडियम में OH लिखते हैं। बेसिक मीडियम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का है, जबकि अम्लीय माध्यम एक आभासी का है, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक दोनों आपके एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल या इंटेक्स क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो आगे क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट अवकलन वेग समीकरण लिखिए। दूसरा, बी की सांद्रता 3 गुना करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन करेगा कि ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी यानी 2 गुना करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक साथ 3 क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? समझा दिया है कि अभिक्रिया नहीं है, अभिकारक होना चाहिए। अभिकारक ए के प्रति क्या है? प्रथम कोटि है, और बी के प्रति क्या है? द्वितीय कोटि है। तो उसके लिए क्या लिखने के लिए बोल रहा है? अवकलन वेग समीकरण। तो समाकलन वेग समीकरण होता है और अवकलन वेग समीकरण होता है, जिसमें रेट कांस्टेंट होता है, जो मैंने भी पहले बताया अभी इसके पहले, तो वो समाकलित वेग समीकरण था। अभी क्या पूछ रहा है? अवकलित। तो अवकलित के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? dx/dt। ये वेग का ही दूसरा रूप है जिसमें डिफरेंशिएट डी वर्ड टर्म यूज होता है, ठीक है। तो बराबर के, तो ए के प्रति कितना कर रहा है? एक घातांक, और बी के प्रति कितना है? द्वितीय कोटि है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है बी की सांद्रता 3 गुना करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आप नीचे यहाँ लिख लेते हैं, dx/dt के ए पावर 1 है, इसलिए 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, अंडरस्टूड है। बी के पावर में कितना है? स्क्वायर है। तो बी कितना करने को बोल रहा है? 3 गुना। तो बी की जगह क्या कर दीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो के ए पावर 1 है, 3 त्रिके 9 बी स्क्वायर, तो 9 को आगे ला लीजिए। के ए पावर 1 बी के पावर में स्क्वायर अभी भी है, तो कितना गुना अंतर आया? पहले इससे और इससे तुलना करेंगे, इससे तो कितने गुना का अंतर है? ये देखिए, के A1 बी की पावर 2 है, A1 बी की पावर 2 है, लेकिन यहाँ कितना बन गया? 9 गुना, यानी 3 गुना बी को बढ़ा रहे हैं, तो वेग कितना बढ़ रहा है? 9 गुना बढ़ रहा है। कैसे बढ़ा है? जिसको कह रहा है बढ़ाने के लिए कितना गुना, उतना बढ़ा दीजिए, फार्मूले में बस रख दीजिए, जितना आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों की सांद्रता दुगुनी, मतलब दोनों बढ़ा देना है, पहले की तुलना में 2 गुना कर देना है। तो इसी पर रख दीजिए, इसी फार्मूले पर। तो dx/dt बराबर के ए पावर में 1 है, बी की पावर में स्क्वायर है, यानी 2 है, क्योंकि यहाँ पहले समझा दिया। अब दोनों को बढ़ा देना है, कितना 2 गुना, तो 2a पावर में कितना रहेगा? 1, और बी की पावर में कितना रहेगा भाई? ये भी 2, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर तो है ना, तो क्या हो जाएगा? तो 2 और 2 दूना 4, देख रहे हैं ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 के ए पावर 1 और बी पावर 2। तो इसकी तुलना में कितना गुना बढ़ गया? पहले की तुलना में 8 गुना। जब दोनों को 2 गुना कर रहे हैं तो 8 गुना वेग बढ़ा जा रहा है, और जब केवल बी को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 9 गुना बढ़ा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रबल संभावना है मेरी समझ से, आपकी समझ से और बोर्ड की समझ से जो होगा, लेकिन मेरी समझ से ये कैसे क्वेश्चन आने को है, ठीक है। अब चौथे तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9, यहाँ 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु टी-हाफ का 10 गुना होता है, यानी सिद्ध करना है, दिखाना है। ये तो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन, ये इसकी संभावना प्रबल है, मतलब न्यूमेरिकल किसी तरह से पूछ सकता है, तो ये भी इसकी संभावना प्रबल है। तो कैसे लिखना है, इसको कैसे करना है? तो पहले इसका मतलब समझ लिए कि जो अभिक्रिया पूर्ण होने में, यानी जो आर नॉट आर है बचा हुआ शेष मात्रा, ठीक है, वो कितना बचा हुआ है? 99.9। तो इसको परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को आप पहले, परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 से भाग कर दीजिए। 100 से भाग करेंगे तो 1 2 दशमलव कितने अंक इधर चला जाएगा? 2 अंक। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.999, ठीक है। ये जो बचेगा अभिक्रिया पूर्ण होने में, मतलब जो बचा है
वो आर वो कितना है, ये कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये अभिक्रिया के पूर्ण क्या कर रहा है भैया, पूर्ण होने में, कितना पूर्ण होने में 99%, तो जो आर बचेगा वो कैसे निकालते हैं, आर नॉट माइनस 0.099 इसमें से घटा दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता का इतना घटा दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता का इतना क्या हुआ है पूर्ण होने में, तो ये आर की जगह पर क्या लिखेंगे, आर नॉट माइनस इतना खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आर नॉट में से इतना घटा दीजिए, तो अब इसको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है कहाँ पर, समाकलित वेग समीकरण में, इसका मान आर के जगह पर आर नॉट माइनस 0.999 आर नॉट को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरह से है, के बराबर 2.303, अच्छा टी किससे तुलना करना है, T99 वाले का, ठीक है, परसेंटेज का, यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ के होता है, यहाँ टी होता है, तो टी को यहाँ ले जाना है, क्योंकि यहाँ लाना है, ताकि आपको तुलना करना है ना, तो T99 और किससे तुलना करना है, टी हाफ से, ठीक है, तो यहाँ पर के कर दीजिए लॉग, यहाँ क्या फार्मूला होता है आर नॉट, यहाँ क्या होता है आर, तो आर की जगह क्या बचा हुआ है, आर नॉट में से इतना कंप्लीट हो चुका है, रख दीजिए, तो रखेंगे आपको तो मिलेगा क्या 2.303 अपान के लॉग आर नॉट, आर की जगह पर आर नॉट माइनस 0.0999 आर, ठीक है, तो इस आर नॉट में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, कैलकुलेट करके देखेंगे आप, तो मिलेगा इतना आपको 2.303 के लॉग आर नॉट अपान, इसमें से मान लीजिए एक में से घटा रहे हैं, कितना में से एक में से, तो बचेगा 0.001 आर नॉट, तो आर नॉट कैंसिल, इसको डिवाइड भाग करेंगे के लॉग 1/0.001, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, दशमलव आपके 1 2 3 1000 को गुणांक में लिख देंगे, गुणांक में तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 और 3 आगे आ जाएगा, तो 2.303 इंटू 3 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बाई के, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से 3 का गुणा जब करेंगे इसमें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तरीके 9,096 इतना आ गया T99 के लिए अपॉन के, ये है इक्वेशन 1, ठीक है, अब टी हाफ वाला समीकरण पता होना चाहिए, टी हाफ का समीकरण क्या है, यहीं पर बटे कर लीजिए, टी हाफ का समीकरण क्या होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है, समीकरण नंबर 2 है, तो 2 1 में 2 का भाग कर दीजिए, तो के से के कट गया, के से के कट गया, अब 6.909 में 0.693 के डिवाइड करेंगे, T99% अपॉन टी हाफ बराबर 6909 अपॉन 0.693, तो लगभग काटने पर कितना आएगा, लगभग 10 आएगा, लगभग एग्जैक्ट 10 नहीं आएगा, लगभग क्या आएगा, लगभग 10 आ जाएगा, तो आप यदि इसको ऐसे लिखना चाहेंगे T99% बराबर, इसको टी से गुणा कर दीजिए, तो 10 इंटू टी हाफ इति सिद्धम, आपको इतना करना है, मतलब आपको करना क्या है, 99% का मतलब 100 से डिवाइड करके उसको आर नॉट में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, बचेगा उसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा 6.909 आएगा, इस टी हाफ वाले फार्मूले से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो के कैंसिल हो जाएगा, जो आना हो जाएगा आ जाएगा, लगभग 10 गुना आ जाएगा, तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं यूनिट बताना अभी आपको नहीं बताया ना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक का इकाई या मात्रक, तो उसको भी देख लीजिए, एक फार्मूला है, उससे आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया का क्या निकाल सकते हैं, इकाई या यूनिट, वो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। फिर आयनीय समीकरण है, आयनीय समीकरण क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, वो भी पूछता है थ्योरेटिकल, तो पहले मैं यूनिट बताना बता दूं आपको, तो एन ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए के का यूनिट या इकाई, यूनिट को ही क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई, कैसे निकालेंगे, जनरल फार्मूला nth ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स टाइम सेकंड में हो, घंटे में हो, दिन में हो, या महीने में हो, वर्ष में हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको फार्मूले में बना रहे हैं, n-1 टी पावर -1, जहाँ n क्या है, कोटि है, n मतलब nवें ऑर्डर की कोटि, तो मान लीजिए n मतलब 0 कोटि का है, शून्य कोटि की है, तो वहाँ पर n की जगह क्या रख दीजिए, मोल, n की जगह 0 रख दीजिए, मोल लीटर इनवर्स मतलब -1 है, यहाँ 0 -1 टी, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ हटाइए, इसको खोल दीजिए, मोल लीटर इनवर्स माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया, 1 खत्म, टी इनवर्स तो क्या आ गया, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स, ये टी को हम सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है, तो 0 कोटि के लिए हो गया, यदि आपको फर्स्ट कोटि लगाना है, प्रथम कोटि, ठीक है, फर्स्ट कोटि, तो n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स पावर में 1 माइनस 1 माइनस 1 और टी की पावर 1, तो 1 में से गया 0, तो जिसके सर पर बम होता है उसका मान 1 होता है, तो ये 0 आ गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी टाइम इनवर्स या क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, या किसी भी ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए लिखना है, चलिए तो सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ देख लीजिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स 2 माइनस 1 टाइम इनवर्स, तो बचेगा कितना 1, तो क्या निकलेगा, मोल लीटर 1 बचा है ना, तो मोल लीटर और टाइम इनवर्स
मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर 2 में से एक गया 1, तो 1 खोलेंगे तो मोल एक ही रहेगा, लीटर माइनस माइनस से प्लस है तो 1 ही रहेगा, और टाइम इनवर्स, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए, द्वितीय सेकंड ऑर्डर, सेकंड कोटि अभिक्रिया के लिए। किसी भी कोटि के फ्रैक्शन अभिक्रिया के लिए निकालना हो, तृतीय कोटि के लिए निकालना हो, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला मोल लीटर इनवर्स एन पावर में क्या है n-1 टी इनवर्स, टी पावर नहीं, टी की पावर में -1 है, तो इसी को टी इनवर्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये 3 तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सक्रिय ऊर्जा पूछता है और आयनीय समीकरण पूछता है। आयनीय समीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा। आयनीय समीकरण क्या है उसको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये है आयनीय समीकरण में k बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यदि इसका लॉग रूप लेंगे, लॉगरिथम फॉर्म, तो क्या होगा ln a, ठीक है, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये उसका लॉगरिथम फॉर्म है। दो टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अलग फॉर्म आता है। यहाँ पूछ लेता है कि k क्या है, वेग स्थिरांक, a क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, आरहेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, आप इसको समझते हैं इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए। आर्नियस आवृत्ति गुणांक, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा, क्या है, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा, आपको आर्नियस समीकरण लिखा भी है तो आपको उसमें सम्मिलित जितने भी सिंबल है उनको बताना पड़ता है। और टी क्या है, तापमान, किसमें, केल्विन में, और जो यहाँ पर ई टर्म होता है उसको कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सक्रिय ऊर्जा। भी पूछ लेता है कि क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, जिसको चाहिए क्या करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए, अभिकारक को न्यूनतम ऊर्जा देने से जितना कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें या उत्पाद बना सकें, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके अलावा ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये मैं आधे घंटे में समराइज करने की कोशिश किया। बड़ा कठिन काम होता है पूरे चैप्टर को 10 घंटे के चैप्टर को आधे घंटे में कवर करना, मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है, आपके लिए तो कितना होगा मैं आप ही समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।